बचपन में पिता की कल्पना मैंने हमेशा दैत्य के रूप में ही की। पर जब कुछ बड़ी हुई तो उन्हें मानवकार देने की कोशिश की, पर कल्पना में कोई चित्र भी नहीं उभरता था। जैसे जैसे समझ आती गई, कुछ वाक्य मन पर अंकित होते गए। निम्मी बिल्कुल अपने पिता पर गई है। नाक, नक्श, रंग, रूप, कद काठी बिल्कुल वही है। फिर नानी उस चित्र में रंग भर देती। अरे स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही है। एक नंबर की जिद्दी नकचढ़ी है। सुमे एकदम गऊ है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। यह मरी तो हुबहू बाप का नमूना है। मतलब पिता ऊंचे कद्दावर, सांवले, तीखे नैन नक्श वाले जिद्दी इंसान थी, जबकि मम्मी नाजुक सी, गोरी सी, सौम्य प्रवृत्ति वाली महिला थी। लोग कहते हैं ईश्वर जानबूझकर ऐसी जोड़ी बनाता है ताकि संतुलन बना रहे, दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएं। फिर इन लोगों में निभी क्यों नहीं? क्या गड़बड़ हो गई? कभी कभी दीदी से मनहार करती, दीदी बताओ ना, मेरे पिता कैसे थे? तुम तो उस समय काफी बड़ी थी ना। दीदी अपने स्वभाव के विपरीत मुझे एकदम झिड़क देती। मेरा दिमाग मत चाटो, मुझे कुछ भी याद नहीं है, न ही मैं इसकी कोई ज़रूरत महसूस करती हूँ। फिर धीरे से कहती, दूसरी बेटी पैदा करने के अपराध में उन्होंने मम्मी को जो मानसिक यातनाएं दी हैं, मुझे सिर्फ वही याद है। दूसरी बेटी? मतलब मैं? हाँ तुम। और प्लीज अब इस प्रसंग को यहीं समाप्त करो। दीदी दोनों हाथों से सिर पकड़कर कहती कि वह एक बुरा सपना था जिसे वे भूलना चाहती हैं। दोनों हाथों से सिर थामे दीदी मुझे बिल्कुल मम्मी की टू कॉपी लगती। मुझे कभी कभी बहुत दुख होता, मैं उन जैसी क्यों नहीं हुई, नाजुक छुई मुई सी। नानी कहती, तार सी लंबी हो रही है, दुल्हा कहाँ से आएगा इसके लिए? लेकिन आश्चर्य, दुल्हा मेरे लिए ही आया। दीदी अनब्याही रह गई। खैर रिश्ते तो उनके लिए भी बहुत आए। लोग तो 5 कपड़ों में ही ब्याह कर ले जाने को तैयार थे। पर दीदी को विवाह के नाम से ही चिढ़ हो गई थी। बचपन में जो दृश्य दुस्वप्न की तरह उनके मन पर अंकित हो गए थे, उनसे वे कभी मुक्त नहीं हो पाई। डॉक्टर होते हुए आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई और वहीं बस गई। दीदी के जाने के बाद मम्मी एकदम अकेली पड़ गई। कुछ तो नानी की मृत्यु ने ही उन्हें तोड़ दिया था। दीदी के जाने से तो एकदम ही गुमसुम हो गई। दीदी के साथ उनके अंतरंग संबंध थे, उस तरह से वे मुझसे कभी नहीं जुड़ पाई। शायद मुझमें अपने पति की परछाया देखती हूँ, या कि मेरे स्वभाव में ही कुछ खोट रहा हो। पर वे हमेशा मुझसे छिटकती ही रहीं। बल्कि उनकी अपेक्षा मैं नानी के अधिक निकट थी। नानी ने कभी सीधे मुंह बात नहीं की, पर उनका प्यार गालियों में ही उमड़ा पड़ता था। नानी की मृत्यु के बाद मम्मी ही नहीं, मैं भी बहुत अकेली पड़ गई थी। जीवन के उस सूनेपन को भरने के लिए अजीत ने बहुत मदद की। यह सचमुच मेरा सौभाग्य था कि जिस समय मन सहारे के लिए भटक रहा था, अजीत सामने पड़ गए। नहीं तो मैं किसी के भी कंधे पर सिर रखकर रोने पर आमदा थी। मुझे तो आज भी इस संयोग पर गर्व और आश्चर्य होता है कि उन दिनों अजीत से मुलाकात हो गई। एक दिन मम्मी से परिचय करवाने के लिए मैं उन्हें घर ले आई थी। मैं चाय बनाने भीतर आई तो मम्मी भी पीछे पीछे चली आई। बोली, निम्मी, यह लड़का तुम्हारा मित्र ही है या और कुछ भी है? अभी तो सिर्फ मित्र ही है, बाद में शायद और कुछ या बहुत कुछ बन जाए। वे बाहर जाकर बैठ गईं और चाय के दौरान उन्होंने बहुत सहज भाव से कहा, अजीत, नमिता ने शायद तुम्हें बताया होगा कि मैं और उसके पिता वर्षों से अलग हैं। उसके जेहन में तो शायद उनकी कोई तस्वीर भी नहीं होगी, क्योंकि उस समय वह बहुत छोटी थी। नमिता ने मुझे कुछ नहीं बताया, शायद कभी जिक्र ही नहीं चला। और आप भी मुझे यह सब क्यों बतला रही हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। इस तथ्य को जब तुम जान लोगी, तब तुम्हें उसे समझने में आसानी होगी। तुम्हें शायद पता नहीं है कि जो बच्चे सिंगल पेरेंट द्वारा पाले जाते हैं, थोड़े अलग होते हैं। वे ज़्यादा भावुक, ज़्यादा संवेदनशील, ज़्यादा गुस्सैल या ज़्यादा जिद्दी होते हैं। इसीलिए अगर नमिता के स्वभाव में तुम्हें कुछ अस्वाभाविक लगे, तो जरा सब्र से काम लेना, उसकी बैकग्राउंड समझने की कोशिश करना। मम्मी के इस आग्रह को हम दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। सब कुछ बड़ा अप्रासंगिक लग रहा था,
पर बाद में उसकी सार्थकता समझ में आई। मम्मी जान गई थी कि यह रिश्ता बहुत दूर तक जाएगा, इसीलिए भूमिका बांध रही थी। जैसे ही अजीत की ओर से प्रस्ताव आया, उन्होंने फौरन हाँ कह दी। वे मानसिक रूप से अपने को तैयार कर चुकी थी। उन्होंने दीदी की शादी का जिक्र भी नहीं छेड़ा। अजीत के माता पिता से भी उन्होंने कोई बात नहीं छिपाई, बल्कि उनसे कह दिया कि मेरी बेटी का यह पक्ष कमजोर है, कृपया इसे लेकर कोई तानाकशी न करें, नहीं तो वह सहन नहीं कर पाएगी। अजीत तो सज्जन हैं ही, उनके माता पिता भी बड़े गंभीर किस्म के हैं। शादी में मेरे पिता की अनुपस्थिति को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। रिश्तेदारों ने कानाफूसी की भी होगी तो पता नहीं, मुझ तक कोई बात नहीं पहुंची। विदा के समय सभी माएँ अपनी बेटियों को सीख देती हैं, मेरी माँ ने भी दी। कहा, निम्मू अब थोड़ा अपने स्वभाव को मोल्ड करो, अपनी जबान पर काबू करना सीखो। मैं तो औरत थी, फिर भी सह नहीं पाई थी। अजीत लाख सज्जन है पर पुरुष हैं, उनके सब्र की परीक्षा मत लेना। शुभम के जन्म पर मुझसे भी ज्यादा मम्मी खुश थी। चल, तूने एक लड़ाई तो जीत ली। कैसे? कम से कम बेटी जनने का दोष तो तुम पर नहीं लगेगा, और मैं भी एक तरह से बरी हो गई। नहीं तो कहने को हो जाता, माँ की कोख में भी बेटियां ही थीं। बेटी भी इतिहास दोहरा रही है। उस समय मैंने जाना कि इस लांछन का घाव उनके अवचेतन में अब भी ताजा है। 2 साल पहले एक फोन आया था। दीदी उन दोनों यूएसए से आई हुई थी। उनसे मिलने में भी मम्मी के पास पहुंच गई थी। फोन मैंने ही उठाया था। हेलो, कौन? सुमी बोल रही है? जी नहीं, मैं निम्मी हूँ, नमिता। मैं तुम्हारा गोविंद चाचा बोल रहा हूँ। तुम तो शायद पहचानोगी भी नहीं, सुमी होती तो पहचान लेती। जरा अपनी मम्मी को फ़ोन देना। मम्मी कॉलेज गई हुई थी, मैंने दीदी को पकड़ा दिया। दीदी, कोई गोविंद चाचा हैं। दीदी का चेहरा एकदम तन गया। बड़ी ही रूखी आवाज़ में उन्होंने कहा, यस सुनता हियर। इस कहानी का बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।